स्पेशल में भी है, और इसके लिए हम एक पीडीएफ बना के भेज दिए हैं, आप लोगों के पास होगा पीडीएफ। ये एक पीडीएफ है, ये जियोलॉजिकल सोसाइटी का मेमोयर का है, कोल बेड मीथेन जेनेसिस एंड स्टेटस इन इंडियन कंटेस्ट, AK सिंह और BD सिंह का है। मिल गया सबको? यस सर। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा है नोट, आप लोग उससे नोट बना लेंगे, बहुत ही अच्छा है, उसको पढ़िएगा एक बार। जीएस जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, पढ़िएगा, एकदम बहुत ही अच्छा है, जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है सब कुछ उसमें है। ठीक है, मैं केवल समझा देता हूँ कि कोल बेड मीथेन है क्या, समझे ना, और कोल बेड मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कहीं भी जाइएगा, एक दिन हम और बताए थे, अभी फिर बता रहे हैं आपको, और अभी GSI कंप्लीट करके हमारे स्टूडेंट लोग आए, वो भी वही कह रहे थे। जहां उसने प्रवेश किया था, कहा था यू हैव विजिटेड द कोल फील्ड, यस सर, विच कोल फील्ड, यस सर, ये सो एंड सो कोल फील्ड, वेयर योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट दिखाया, एंड देन he has started the questions from the coal fields of the Piparwar area of the North Kanpura coal field. So, no, why? Because 40% coals of the India is deposited in Jharkhand. So, no, so first question arise from coal. किसी भी स्पेशल हो, ये बात नहीं है जो कोयला स्पेशल ही नहीं, जनरल को भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी कोयले के साथ एक गैस मिलता है, जिस गैस का नाम है कोल बेड मीथेन गैस, CBM। CBM का फुल नेम क्या होता है? कोल बेड मीथेन गैस, रिमेंबर इट। CBM का दूसरा नाम भी होता है, ये 3 नाम से जाना जाता है। एक नाम जाना जाता है CMM, कोल माइन मीथेन गैस, CMM, कोल माइन मीथेन गैस। और एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं AMM, एबंडेंट माइन मीथेन गैस, AMM, एबंडेंट, एबंडेंट मतलब ABANDONED, एबंडेंट, ABANDONED, abundant mine मीथेन, abundant mine मीथेन, ये क्या हो गया? AMM। तो CMM, AMM, CBM all are the same thing, remember it। परीक्षा में यदि इंटरव्यू में पूछेगा तो तीनों चीज एक ही है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज CBM? द गैस, रिमेंबर एकदम बढ़िया से सुनना, द गैस इंट्रैप्टेड या इनक्लोज्ड या एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब, जो लिखो, विदिन द कोल सीम, विदिन द कोल लेयर is known as a coal bed मीथेन गैस। मतलब कोयले के सीम के साथ, कोयले के लेयर के साथ जो गैस एब्जॉर्ब्ड होता है, जो गैस उसमें पहले से प्रेजेंट होता है, उस गैस को हम बोलते हैं कोल बेड मीथेन गैस। ये आजकल एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इस एनर्जी में पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए इंडिया में इसको डेवलप किया है। इट इज ए डेवलपिंग ब्रांच इन इंडिया, तो ना, जिससे कि एनर्जी, इससे गैस, जैसे गैस हम लोग के घर में आता है चूल्हा जलाने के लिए, उसमें सप्लाई हो सकता है CBM को, एनर्जी के लिए, दूसरे एनर्जी के लिए हो सकता है CBM को, बहुत तरह के CBM का गैस का सप्लाई होके और ये हम लोगों को मिल सकता है। मतलब ये गैस हम लोग को आ रहा है कहाँ? गुजरात से या आसाम से, जहां से भी आ रहा है, यदि हम लोगों के झारखंड राज्य में इसका प्रोडक्शन हो तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो CBM वह गैस है, माने कोयले के लेयर के साथ
कोयले के सीम के साथ जो गैस एब्जॉर्ब्ड रहता है उसे हम सीबीएम गैस कहते हैं। यह एब्जॉर्ब गैस कौन कौन है? इस एब्जॉर्ब गैस में बहुत तरह के गैस होते हैं। एक होता है मीथेन, एक होता है इथेन, दूसरा होता है प्रोपेन, चौथा होता है ब्यूटेन। क्या मैंने कहा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके साथ होता है CO2, N2, NO2 और H2S। क्या क्या मैंने कहा? कोयला के सीम के साथ सबसे ज्यादा गैस कौन होता है? मीथेन, CH4। उसके बाद क्या होता है? इथेन। उसके बाद क्या होता है? ब्यूटेन। उसके बाद क्या होता है? प्रोपेन। उसके बाद क्या होता है? CO2। उसके बाद क्या होता है? N2। उसके बाद क्या होता है? N2O। और क्या होता है? H2S। These all the gases are formed during the formation of the coal. And these gases are absorbed within the coal seams during the formation of coal. है ना? और वही गैस को हम आजकल निकाल के CBM के लिए यूज करते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन तुरंत हम अपना क्वेश्चन अपने करते हैं, ये सर तब CBM क्यों बोल रहे हैं सर? जब इतने प्रकार के गैस आप बोल रहे हैं, इसमें मीथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, उसके बाद जो है सो आपको इथेन भी होता है, CO2 भी होता है, N2 भी होता है, N2O भी होता है, H2S भी होता है। Why it is designated, why it is called by methane gas only? Because ये जितने गैस हैं उस गैस में सबसे ज्यादा डोमिनेट, मोर देन 90% गैसेस आर मीथेन। जितना गैस है ना, सभी गैस रहते हैं कोयले सीम के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मीथेन होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन गैस। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो। नहीं दिक्कत, नहीं बोल रहे हो तो नहीं दिक्कत। ठीक है, तो कोयले के सीम के साथ, कोयले के लेयर के साथ मिलने वाले जो गैसेज होते हैं उसे हम कोल बेड मीथेन गैस कहते हैं। और 3 नामों से जाना जा सकता है, CBM, CMM और AMM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये गैसेज जो होते हैं कोयले सीम के साथ, ये अनेक प्रकार के गैसेज एब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें मुख्यतः CH4 रहते हैं, उसके बाद इथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, CO2 होते हैं, N2 होते हैं, N2O होते हैं और H2S होते हैं, But in the all gases, CH4 is dominated, and it is about more than 90% CH4 gases are present within the coal seams. So its name is coal bed methane gas. चलिए, अब ये कोल बेड मीथेन गैस का नाम आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। ये कहा जाता है कि 100 ग्राम कोयले में, 100 ग्राम कोयले में जनरली 35 से लेकर 60 सीसी, 35 से लेके 60 सीसी गैसेज होता है, गैसेज होता है। समझे ना? तो यदि 35 से लेके 60 सीसी गैसेज होगा तो क्या होगा 100 ग्राम कोयले में? तो वह इकोनॉमिकल होगा, या उससे कम होगा तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होता, उसके लिए फिर कंपनी प्रयास नहीं करती है, उसके लिए छोड़ देती है। ठीक है, तो 100 ग्राम कोयले में यदि एब्जॉर्ब गैस लगभग 35 से 60% हो, जितना बढ़ते जाएगा उतना अच्छा माना जाता है, तब वो इकोनॉमिकल होता है, अदरवाइज इकोनॉमिकल नहीं होता। लेकिन लोग कहता है, कभी कभी आपको कहानी सुनते होंगे कि भाई ये मीथेन गैस तो बड़ा एक्सप्लोसिव होता है। हाँ होता है, ये एक्सप्लोसिव होता है। यह गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कभी कभी क्या होता है, यह गैस माइनिंग हो रहा है और सीधा एक ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है,
तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है, उसमें विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है और बम जैसा वो फूटता है, ठीक है, और उससे बहुत लोग मर जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो 1973 में जितपुर कोलफील्ड वेस्ट बंगाल, 1973 में जितपुर कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में है जितपुर, वहां पर जो है इसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ था मीथेन का, और जिसमें लगभग 40% डेथ, 40 आदमी जो है 40 आदमी का डेथ हो गया था जितपुर में। ये होता कैसे है? ये होता इसलिए है कि एक है मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, क्रूड में मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या आता है, CH4 प्लस O2, CH4 लिख लीजिए, CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। क्या क्या मैंने, CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O बनाता है, ठीक है। और उसी से जो एनर्जी बनता है, उससे जो एनर्जी निकलता है, उस टाइम में एनर्जी बहुत निकलती है जब रिएक्शन करता है तो, और वो एक्सप्लोजन हो जाता है। यह पॉइजनस भी होता है। आप लोग 8, 9, 10 में पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं, हम लोग पढ़े थे डेविस लैम्प पढ़े थे। पहले जो माइंस में माइनिंग होता था, एक लैंप होता था इस तरह का, और डेविस लैंप को वहां ले जाता था, और वो लैंप जो है बुझ जाता था। क्यों बुझ जाता था? तो CH4 के साथ CO2 भी रहता है, और वो क्या करता है, उसको बुता देता है। उस तरह से आजकल एक तो दूसरा चला है, एक तो ये आपको किताब में दिया है, ये 26 BT सिंह के किताब, MP सिंह के किताब में 26, 27 में दिया है। एक मुनिया, आज उसके पहले डेविस लैम्प से टेस्ट होता था, उसके बाद एक मुनिया बर्ड से होता था। मुनिया एक छोटी छोटी मुनिया बर्ड होता है, उस बर्ड को वहां ले जाता था कोई चीज पकड़ के, माने है माइनर यहीं पर, अब माइनिंग हो रहा है तो वहां ले गया, और वो मुनिया क्या करता था, मर जाता था। क्यों? यदि टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा हुआ, टॉलरेंस लिमिट इसका कितना परसेंटेज है, 5 से 15%, 5 से 15% ही टॉलरेंस लिमिट है CH4 गैस का, 5 to 15%। यदि 5 to 15% से ज्यादा रहा, एक तो एक्सप्लोसिव हो जाता है यदि ऑक्सीजन के संपर्क में। दूसरा क्या होता है, वो डेंजरस हो जाता है। माइनर जो जाता है तो बहुत बार नहीं पता लगता है जहाँ CH4 है, तो वहां उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए आजकल एक तो क्या गया है, सब ऑटोमेटिक वॉच लगा दिया है, ऑटोमेटिक वॉच माइंस में लगा हुआ है। जहां माइनिंग होता है वहां ऑटोमेटिक वॉच लगा जाता है, और जहां मीथेन निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो बजने लगता है, टन 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 बजने लगेगा, तुरंत बंद कर दिया जाता है। So these are the methods by which the miner can detect the CH4 is present or not, by the Davis lamp, by the Munia board, by the automatic clock, and by the automatic clock, the miner can test the CH4 is present or not, it is dangerous or not. If its level is less than tolerance limit, it is no dangerous, or if it is more than tolerance limit, it is dangerous. तो क्या, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जो आपको ये क्या कहते हैं, ये जितपुर कोलियरी वेस्ट बंगाल में 1973 में डेंजरस हुआ था, जिसमें 40 लोग डेथ कर गए। अब ये CBM तो हम बोल दिए CBM है, लेकिन क्या आपका झारखंड पूरे इंडिया का लगभग जो है 40% कोयला रखता है? तो आपको तुरंत क्वेश्चन करेगा यहाँ पर, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत आता है, इससे बड़ी पूछता है लोग। इंडिया के सबसे पहले CBM प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ? इंडिया का सबसे पहले CBM प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ? झारखंड राज्य में। कहाँ भाई? झरिया कोलफील्ड में। झरिया में कहाँ भाई? पर्वतपुर में। पर्वतपुर कोल माइंस है झरिया कोलफील्ड में, जहां 1970 से
CMPDI और ONGC, CMPDI और ONGC दोनों मिलके वहां माइनिंग ऑपरेशन कर रहा है CBM का, ठीक है। और वो CBM अभी प्रोडक्शन भी हो रहा है। झाड़िया के पर्वतपुर कोलियरी में 1997 से ONGC और CMPDI, कोल इंडिया का ब्रांच है, CMPDI दोनों मिलकर माइनिंग कर रही है और गैसेस निकाली है। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द इंडिया, फर्स्ट प्रोजेक्ट। झारखंड राज्य में यदि सच पूछिए तो सबसे ज्यादा CBM कहां पर है? झड़िया में। इंडिया में 3-4 जगह बहुत ज्यादा है। और कहां पर है झारखंड राज्य में? वेस्ट बोकारो में, नॉर्थ कानपुरा में, नॉर्थ कानपुरा, साउथ कानपुरा, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो एंड झाड़िया जो है, ये यहाँ CBM मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा CBM जो है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको झड़िया में, ठीक है। इसका हम चार्ट दे देंगे, मेरे पास है, अभी हम सबको अप्लाई कर देंगे। यार PDF जो किताब का भेजे हैं उस किताब में देखिए तो इंडिया में कहाँ कहाँ है, झारखंड में कहाँ कहाँ CBM है, पूरा चार्ट दिया हुआ उसमें। उस चार्ट किताब जो अभी हम PDF पर बना के आपको भेजे हैं, आप जरूर पढ़िएगा, वो बहुत ही अच्छा नोट है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो CBM क्या है आप लोग समझ गए। CBM जो है सब कौन कौन गैसेज रहता है वो भी समझ गए। CBM डेंजरस क्यों होता है वो भी पहुंच गए। CBM के कारण एक्सप्लोजन क्यों होता है वो भी समझ गए। अब ये CBM बनता कैसे है? ये CBM जो है ये बनता कैसे है? CBM बनता क्या, लगे जो दिखाइए। जल्दी कीजिए, टाइम हो जाएगा। हाँ खोलो खोलो खोलो, हाँ वहां चलो ना, छोड़ दो तुम। व्हाट इज कोल बेड मीथेन, जो पढ़ाए हैं आपको वही है, समझे ना। जो मीथेन गैस जो है वो क्वालिफिकेशन के टाइम में या कोयला बनने के टाइम में क्या गैसेस बनता है, समझ गए। और तो वही बताएं ये CM क्या CBM क्या है, जो है सो जो पढ़ाया है वही चीज है। अब मीथेन इज जनरेटेड बाय बायोजेनिक एंड थर्मोजेनिक प्रोसेस। अब कोल ओरिजिन का 2 प्रोसेस है, एक बायोजेनिक है, एक थर्मोजेनिक है, ठीक है। ये हम इसको भेज देंगे सभी को, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ इस पर आइए, ये ओरिजिन है, ये CBM का ओरिजिन है। क्वालिफिकेशन के टाइम में क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन का 2 प्रोसेस होता है। एक होता है बायोकेमिकल क्वालिफिकेशन, मतलब क्या है? कोयला बनने के पूरे प्रोसेस को क्वालिफिकेशन मानता है, जिससे पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट, है ना। द होल प्रोसेस ऑफ द कोल फॉर्मेशन फ्रॉम पीट टू लिग्नाइट, lignite to bituminous, bituminous to anthracite comes a process. That process is known as a qualification process. यह क्वालिफिकेशन प्रोसेस में 2 होता है, बायोकेमिकल और जियोकेमिकल। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस और जियोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या बनता है? प्लांट के, आप सुन लीजिए कहानी। प्लांट के जब वेजिटल मैटर पर बैक्टीरिया का इंपैक्ट होता है तो क्या बनता है? कोयला भी बनता है और गैसेस भी बनता है। यह 2 प्रोसेस होता है, एक होता है बायोकेमिकल, दूसरा होता है जियोकेमिकल। बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है जनरली शैलो डेप्थ में होता है, जो कि जहां पर कि डेप्थ 10 मीटर से कम होता है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। जो द बायोकेमिकल प्रोसेस और जो है जहां होता है दैट इज प्रोसेस, जहां भी होता है वो प्रोसेस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से या 10 मीटर डेप्थ से कम होता है। मतलब इस प्रोसेस में
जनरली एरोबिक बैक्टीरिया डोमिनेंस हो जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया डोमिनेंस रहता है। क्यों कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है सूरज की किरणें आती रहती है, सूरज की किरणें आती रहती है। कहता लोग जो यहाँ पर मुख्यतः एरोबिक एनएरोबिक दोनों रहता है, लेकिन एरोबिक डोमिनेंट रहता है यहाँ। और इस एनारोबिक कारण यहाँ जो प्रोटीन्स हैं और लिग्नेंस हैं वो ब्रेक करता है। और वो कौन कौन चीजें ब्रेक करता है, ये देखिए, ये कौन कौन चीजें ब्रेक करता है। एक करता है कंपोनेंट में टूटता है, क्यों, तो लिग्निन या सेलुलोज या प्रोटीन जो भी होते हैं, ये क्या होता है, C6H12O6 कंपाउंड है, मैंने CHO का कंपाउंड है, जो भी है। तो वो इस जब बैक्टीरिया इंपैक्ट करता है प्लांट डिब्रिस पर, तो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। और बनाता क्या है, आपको देखिएगा, ये अभी जो पेपर भेजा है उसके पेज नंबर 152, अभी जो BD सिंह का पेपर एक भेजे है, ये का उस पर देखिए 152 में भेजा है। इसमें बनाता है ड्यू टू द चेंज ऑफ due to the impact of the bacteria on the plant debris, they release COOH carboxyl, CW0 carbonyl, OH hydroxyl and OCH3 methoxyl functional group। मतलब जो कंपाउंड है उसको तोड़ के डीज फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। और इसी फंक्शनल ग्रुप के साथ मीथेन गैस भी बनता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में यह बनेगा तो दो चीज बनेगा मुख्यतः, कोयला तो बनेगा ही, लेकिन दो गैस डोमिनेंट होगा, एक CO2 गैस होगा और CH4 गैस होगा। रिमेंबर, इसको लिख लीजिए कहीं पर, CH4 गैस होगा और CO2 होगा बायोकेमिकल गैसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस में। लेकिन एक चीज याद रखिए, जहां CH4 ज्यादा होगा वहां CO2 कम होगा, जहां CO2 ज्यादा होगा वहां CH4 कम होगा। कहिएगा ये कैसे होगा सर, तो जहां एरोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CO2 डोमिनेट होगा, और जहां एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CH4 डोमिनेट करेगा। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जो बायोकेमिकल प्रोसेस में एरोबिक एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया इंपैक्ट करता है, लेकिन जहां एरोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CO2 डोमिनेट हो जाएगा, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CH4 डोमिनेट कर जाएगा। रिमेंबर इट, ठीक है। तो क्या है भाई, बायोकेमिकल प्रोसेस जो है या क्वालिफिकेशन प्रोसेस का एक ब्रांच है, या 50 सेंटीग्रेड से कम पर होता है, 10 मीटर डेप्थ से कम पर होता है। यहाँ प्लांट डिब्रिस में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिग्निन जो भी होता है उस पर बायोजेनिक बैक्टीरिया जो है इम्पैक्ट करता है, और इम्पैक्ट करने के साथ कोयला ह्यूमिक सब्सटेंस तो बनता ही है, उसके साथ ह्यूमिक सब्सटेंस जो कि पीट बनाता है वो तो बनता ही है, पीटिफिकेशन तो होता ही है, उसके साथ अनेक प्रकार के गैसेस बनता है, CH4 और CO2 मेन डोमिनेंट होता है, और सब गैस बनता है जो बताएं आपको। लेकिन जहां एरोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CO2 डोमिनेट करेगा, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेट करेगा वहां CH4। मैंने जो कहा है, जो AK सिंह वाला पेपर जो आपको भेजे हैं उसमें पेज नंबर 152 आप जरूर पढ़ लेंगे, 152 जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। और इस तरह के जो गैस बनते हैं, CH4 या CO2 या जो गैस बनते हैं, इस गैस को कहते हैं बायोजेनिक गैस। मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा जो पीट और लिग्नाइट बनते हैं। बायोजेनिक प्रोसेस में तीन चीज बनते हैं, पीट, लिग्नाइट और सब बिटुमिनस कोयला, एकदम लो ग्रेड, पीट, लिग्नाइट और सब बिटुमिनस कोयला तक बनते हैं। और उसमें जो गैस होते हैं उसे हम बायोजेनिक गैस या डाइजेनेटिक गैस कहते हैं।
मैंने बताया था, जो डाइजेनेसिस प्रोसेस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः गैस जो बनता है वो जियोकेमिकल में बनता है। मुख्यतः गैस जो बनता है, आप लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, द ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेज आर रिलीज्ड, huge amount of gases are released during the metagenesis process, during the metagenesis process, where temperature is dominant more than 150 degree centigrade to 200 degree centigrade. याद रखिएगा, मैक्सिमम CH4 गैस जो बनता है वो 10 मीटर डेप्थ के अंदर में बनता है, माने डीप सीटेड कंडीशन में बनता है, जहां और मेटाजेनेसिस प्रोसेस के अंदर में बनता है, जहां टेम्परेचर मोर देन 150 टू 200 रहता है, 200 रहता है। यहां पर है कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस। कैटाजेनेसिस किसे कहते हैं भाई? कैटाजेनेसिस कैसे कहते हैं और मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? ये मेटाफोर बात नहीं करेंगे। ये कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? ये टेम्परेचर पर, ये दिस इज ए मेटामॉर्फिक प्रोसेस एंड इट इज डिवाइडेड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों में प्रेशर डोमिनेट होता है, लेकिन इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री से लेकर लगभग 200 डिग्री, लगभग 150 डिग्री होता है, 60 डिग्री से लेकर लगभग 200 डिग्री यदि होता है, ऐसे कीजिए, 60 डिग्री से लेकर 150 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड को कैटाजेनेसिस कहते हैं, कैटाजेनेसिस कहते हैं। एंड मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर को मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहा मैंने? कैटाजेनेसिस किसे कहते हैं? माने 50 डिग्री तक यहां था, माने बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या था, लेस देन 50 डिग्री, और उधर क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर देन 50 लेस देन 150, मोर देन 50 लेस देन 150 इज नोन एज ए कैटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस क्या हो गया? मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस प्रोसेस के कारण जो गैसेस बनते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोजेनिक गैसेस, थर्मोजेनिक गैसेस। याद रखिएगा, थर्मोजेनिक गैसेस होते हैं, इसमें CH4 डोमिनेंट होता है, यहाँ CO2 डोमिनेंट नहीं होता है। बायोजेनिक गैस तो मैंने क्या कहा, जो CH4 कहीं डोमिनेट करता है, कहीं CO2 होता है, लेकिन मोस्टली CO2 डोमिनेट करता है। ठीक है, लेकिन थर्मोजेनिक गैस जो होते हैं उसमें मोस्टली CH4 डोमिनेट करता है, वहां CO2 डोमिनेट नहीं करता, बिकॉज द जियोकेमिकल प्रोसेस आर मोस्टली अकरिंग in the deep seated condition, that is on the reducing environment, inducing the and very deep seated condition and very high temperature, more than 50 degrees centigrade. समझे ना? During this process the plant remains or processes are passes with the metamorphic process। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सब बिटुमिनस से लेकर ऊपर का कोयला बनता है, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, सेमी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला बनता है। ठीक है, और मोस्टली जो इसमें गैसेस बनता है, गैसेस तो कैटाजेनेसिस में भी बनता है, मेटाजेनेसिस में बनता है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा गैसेस कहाँ बनता है, तो सबसे ज्यादा गैसेस जो बनता है जब बेसिन में डेप्थ मोर देन 10 मीटर हो, माने डीप सीटेड कंडीशन में हो, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में हो, और टेम्परेचर मोर देन 150 से लेकर 200 डिग्री के बीच में रहेगा, तो उस समय जो गैसेस बनता है वो मैक्सिमम गैसेस देता है। ठीक है, और इस तरह के गैसेस जो होते हैं वो थर्मोजेनिक गैस कहते हैं, और इस गैस में मीथेन गैस मुख्यतः गैस होते हैं। दिस इज गिवन बाय सिंह एंड सिंह 96B, नीचे मैंने दे दिया है उसको। ठीक है, माने इसका रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, 0. माने कैटाजेनेसिस प्रोसेस से जो ब्यूटेनाइट बनता है उसका रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होगा 0.46 to 1.9, और मेटाजेनेसिस प्रोसेस से जो ब्यूटेनाइट बनता है उसका रिफ्लेक्टेंस क्या होता है
1.9 to 4.0, तो यहाँ क्या आ गया? सो द विटनाइट रिफ्लेक्टेंस, रिमेंबर इट, ये देखिए बहुत काम आ गया विटनाइट। विटनाइट रिफ्लेक्टेंस is a very much important method by which you are in position to say the gases are maximum deposit or minimum deposit। यदि विटनाइट रिफ्लेक्टेंस 0.6 से 1.9 के बीच में होगा, यहाँ थर्मोजेनिक गैस होगा, समझे ना। और यदि मान लीजिए 4.6 से कम होगा तो बायोजेनिक गैस होगा, और बायोजेनिक गैस में उतना गैस नहीं मिलता है। CH4 बहुत, CH4 कम मिलता है, CO2 ज्यादा मिलता है, लेकिन लोग इसको भी काम में लाते हैं, लेकिन मेनली आता है थर्मोजेनिक गैस में आता है, थर्मोजेनिक गैस में होता है। तो मैंने यही कहा, दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ क्वालिफिकेशन प्रोसेस गिवन बाय सिंह एंड सिंह 1999, and this chart has published in the International Coal Geology Journal, so it is approved by whole of the world। so ना जो ये CBM कैसे बनता है, CBM जो है बायोकेमिकल और जियोकेमिकल के प्रोसेस के द्वारा बनता है। अब ये CBM रहता कहाँ पर है? ये बन तो जाता है, रहता कहाँ? तो कहता है मीथेन इज जनरेटेड बाय बायोजेनिक एंड थर्मोजेनिक प्रोसेस, और मीथेन आकर से गैस एब्जॉर्ब में सरफेस एज ए फ्री गैस, फ्रैक्चर्स, क्लेट्स, पोरोसिटी, या माने ये रहता कहाँ, ये रिमेंबर कीजिए। देखिए ये गैस कहाँ रहता है? जिस कोयले में क्लीट सबसे ज्यादा होगा, क्लीट सबसे ज्यादा होगा, उस कोयले में CBM सबसे ज्यादा मिलेगा। क्लीट बताएं आपको, बताएं कि नहीं बताएं? बताएं ना जी, क्लीट बताया ना? यस सर। हाँ तो बोलो, तो यस बोलो ना। स्ट्रक्चर ऑफ कोल में बताएं, क्या बताएं? क्लीट क्या है, बोलो क्लीट क्या है? क्लीट क्या है? जब कोयले में 2 वर्टिकल फ्रैक्चर होगा और 1 हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होगा, ठीक है? ऐसे वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ऐसे फ्रैक्चर वाले जो क्लीट होते हैं उसे क्लीट कहते हैं। When the fracture, the 2 vertical fracture and 1 horizontal fractures are present in coal, then this fracture is known as a cleat। जिस कोयले में क्लीट ज्यादा होगा वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। इसलिए कोयले में जो क्लीट है तो क्लीट रहना बहुत जरूरी है। क्लीट रहेगा तो गैसेज बहुत रहेगा आपको, ठीक है? या क्रैक जहां मिलेगा या वीक पॉइंट जहां मिलेगा वहीं गैस रहेगा, ठीक है? आगे बढ़िए, ये तो बता चुके हैं। कोयले का ये जो रिजर्वायर है ये 2-3 चीज पर बहुत डिपेंड करता है। पोरोसिटी है कि नहीं, पोरोसिटी रिजर्वायर के लिए ये 10 से 20% होना जरूरी है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि नहीं, मान लीजिए ऐसा कोयला हो जो एब्जॉर्ब ही नहीं करे, समझ ना, तो ये हो जाएगा। उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होना चाहिए, फ्रैक्चर भी होना चाहिए, ये सब हम भेज दे रहे हैं आप लोगों को, ये सब इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ CBM कैसे करते हैं ये देख लीजिए, आपके जर्नल जो भेजे हैं जर्नल में होगा हमारे पास, जर्नल में नहीं है, इसको हम भेज देंगे। जर्नल में ये चीज नहीं है, ठीक है? अभी जो भेजे हैं इसको हम भेज देंगे, ये भी भेज देंगे। इसमें क्या करता है ना, एक होल करता है। ये मत करना जब माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग होता है, इसमें नहीं होता भाई। ओपन कास्ट माइनिंग करोगे सब गैस भाग जाएगा, सब गैस भाग जाएगा, ठीक ना? और क्या करता है, नीचे से पानी डालता है इसमें, एक होल बनाता है, और होल करके क्या करता है, पानी का प्रेशर मारता है, और पानी का प्रेशर जो ही मानता है तो जहां क्रैक नहीं भी रहता है वहां क्रैक डेवलप कर जाता है, क्रैक डेवलप कर जाता है, समझे? और क्रैक जहां डेवलप कर गया तो उसी तरह से एक और पाइप लगी रहती है, जिस पाइप से क्या करता है, ये हम फोटो भेज देते हैं, उस पाइप से क्या करता है, गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। क्या काम है, एक होल करता है, उस होल के द्वारा पानी देखिए नीचे जा रहा है, और पानी नीचे भेजता है, और पानी नीचे के पहले क्रैक डेवलप करता है, ठीक है? और फिर उस पानी को खींच लेता है, ठीक है? और दूसरे सतह से क्या करता है, वो गैसेज जो है उस गैसेज को निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये आप पूरा फिगर भेज देंगे, आप समझ जाइएगा इसको, समझे ना? वो चाहे सैंडस्टोन में गैसेज हो, चाहे कहीं भी गैसेज हो, उस गैस को ये कर लेते हैं। और
वो जो पानी होते हैं उस पानी को फिर लोग सिंचाई वगैरह में काम निकालते हैं, क्योंकि पहले भी कोयले के सीन में पानी होता है और ऊपर से भी पानी देते हैं तो क्रैक डेवलप करते हैं, और क्रैक डेवलप करके फिर कोयले के बीच भीतर भीतर जितने भी गैसेज होते हैं उस पाइप से खींच लेते हैं, दूसरे पाइप से गैसेज को खींच लेते हैं और एक पाइप से फिर पानी को जो दिए थे वो पानी को भी खींच लेते हैं। क्या ठो मेथड है, एक मेथड ये भी दिया है, वाटर डिस्चार्ज कर रहा है और मीथेन गैस जो इधर से निकाल रहा है और इधर से वाटर रिड्यूस्ड वाटर का प्रेशर यहाँ से दे रहा है, देखते यहाँ से वाटर प्रेशर दे रहा है और फिर यहाँ से पानी निकाल रहा है, तो वाटर डिस्चार्ज कहते हैं। और यहाँ ये देता है कि बस क्रैक डेवलप करता है और कोयले के बीच में जितने भी मीथेन गैसेज रहता है वो पाइप के द्वारा खींच लेता है। मैंने एक ही बात समझिए, जो जहां पर गैसेज रहता है मालूम हो जाता है, वो ड्रिलिंग के टाइम में मालूम हो जाता है, उस कोयला सीम में क्या करता है वहां तक एक पाइप पहुंचाता है, ठीक है। उस पाइप से पानी को प्रेशर पहले मारता है, अब पानी को प्रेशर मार के जहां आसानी से गैस निकल जाता है वहां पानी देने की जरूरत नहीं है, वहां तो ड्रिल करके मीथेन गैस को खींच लेता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जो पानी वो क्रैक नहीं रहता, तो निकालेंगे कैसे गैस को, तो वहां क्या करते हैं पानी को डिस्चार्ज भीतर प्रेशर मारते हैं और प्रेशर मारने के क्या करते हैं क्रैक डेवलप कर देते हैं और फिर उधर से खींच लेते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये बड़ा अच्छा दिया है, ये फिगर जो सामने है इसी फिगर को देखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा से फिगर दिया है। ये भी एक दिया है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। ये भी एक दिया है सीबीएम वेल में कैसे गामा रेज भेजते हैं, फिर कैसे पानी को निकाल के, देखिए ये पानी को वाटर को निकाल के फिर कैसे निकालते हैं और गैसेस कैसे निकालते हैं, सब दिया है इसमें, एकदम बढ़िया से समझाया हुआ। हर आदमी अलग अलग दिए हैं, समझ, कोई तीन तरह के इंजीनियर दिए हैं, अपना अपना व्यूज दिए हैं। ये भी एक दिया है हाइड्रोलिक फ्रैक्चर से कैसे निकालते हैं, जहां पर गैसेस नहीं निकालते हैं, नहीं निकलता वहां पानी भेजते हैं उसके भीतर में, उसमें फ्रैक्चर डेवलप करते हैं और फ्रैक्चर डेवलप करके फिर गैसेस को निकालते हैं। एकदम क्लियरली चारों मेथड आपको सीबीएम एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जियोलॉजी का स्टडी करने पड़ेगा, मैपिंग और सर्वेइंग करना पड़ेगा, कोल सीम को अध्ययन करना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ कोल सीम को देखना पड़ेगा, परमिबिलिटी देखना पड़ेगा, पोरोसिटी देखना पड़ेगा और गैस कंटेंट कितना है वो देखना पड़ेगा। सीबीएम रिजर्व इन इंडिया, सीबीएम रिजर्व इन इंडिया अभी जो आपको पेपर एक भेजे हैं उसमें देख लीजिए, सीबीएम रिजर्व इन इंडिया पेज नंबर 155, पेज नंबर 155, पेज नंबर 157, पेज नंबर 155, पेज नंबर 157, इसको आप देख लीजिए, पूरा रिजर्व दिया हुआ आगे है। ये देखिए रिजर्व यहाँ डाला हुआ, कोल फील्ड है जो यही को इसी टेबल को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, उसी से हो जाएगा आपको, समझे ना। गुजरात में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, झारखंड में कितना है, वेस्ट बंगाल में कितना है, पूरा सीबीएम दिया हुआ। नेक्स्ट ये देखिए स्टेट वाइज सीबीएम कितना है, झारखंड में कितना है देखिए 25.5, राजस्थान में 12.7, गुजरात में 12.4, उड़ीसा में 8.6, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में देखिए 8.5 और देखिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा झारखंड ही है, कोयला में भी सबसे ज्यादा झारखंड और इसमें भी सबसे ज्यादा झारखंड। इन्वायरमेंट आप देखिए, आप एक पेपर है जो आपको सीबीएम भेजे हैं, उस कहाँ है उस पीडीएफ को, ये है, यही है ना है? अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइज कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइज कहाँ पर है सीबीएम वो भी दिखाया गया, मैंने ये चार्ट दे दिया, रसिया में कितना है, चाइना में कितना है। और उसके बाद एक और होता है जो पीटर्स एट अल ने 2001 में दिया है, जो इंडियन कोल फील्ड में जो गैसेज मिलता है वो कितने कैटेगरी में, उसको 4 कैटेगरी में बांट सकते, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा गैसेज कहाँ पर है, कैटेगरी 2 मतलब हो गया उससे कम, कैटेगरी 3 मतलब हुआ उससे कम और सबसे कैटेगरी 4 हुआ उससे कम। तो देखिए कैटेगरी 1 में कितना टाइम बच गया, देखो तो टाइम पे कितना टाइम नहीं कितना बचा है ना। हाँ ये देखिए कैटेगरी 1 जो है हाई वोलेटाइल बिटुमिनस ए ग्रेड कोयला होगा, उसमें जो है सबसे ज्यादा गैस मिलेगा। यह क्या है, झरिया, रानीगंज, बोकारो एंड नॉर्थ कानपुरा।
नॉर्थ कानपुरा का भी ईस्टर्न साइड में है। देखिए नॉर्थ कानपुरा बहुत सा बड़ा कोल फील्ड है। नॉर्थ कानपुरा के ईस्टर्न साइड जो है उसमें मैक्सिमम सीबीएम मिलता है। क्या आपको पूछेगा कहीं इंटरव्यू में तो कहिएगा कि एक कैटेगरी में सबसे ज्यादा गैसेस कहाँ मिलता है, तो झरिया, रानीगंज, बोकारो, नॉर्थ कानपुरा के ईस्टर्न साइड में। उससे कम कहाँ मिलता है, तो साउथ कानपुरा, राजमहल, पंचकरान में इससे कम मिलता है। ठीक है, उससे भी फिर ये कर दिया गया। नेक्स्ट अब है जो कोल बेड मीथेन रिसोर्स के इंडिया में एस्टिमेशन किया है। डिफरेंट ऑथर ने एस्टिमेशन किया है, डिफरेंट ऑथर ने किया है। बास्टिया ने किया है, कितना रिजर्व है दिया हुआ है, गोंडवाना का कितना है, टर्सरी का कितना है, टोटल विश्वास ने किया है वो भी दिया हुआ है, रिलायंस ने किया है वो भी दिया हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया वो भी दिया है। मतलब डिफरेंट एजेंसी जो है या सीबीएम को पता किया है कि इंडिया में कहाँ कहाँ इस टोटल जो हम क्लास ले रहे हैं टोटल भेज दे रहे हैं आप लोगों को, टोटल अभी हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, और पहले पेपर भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कोल फील्ड वाइज कोल बेड मीथेन पोटेंशियल इन इंडिया। कोल फील्ड वाइज हर एक, वो तो बताया कोल फील्ड, हर एक कोल फील्ड वाइज जो है इंडिया में कहाँ मिलता है, तो झरिया में कितना मिलता है, कौन एज का कोयला है, कितना कोल सीम कंफर्म किस कोल सीम में मिलता है सबसे ज्यादा, डेप्थ उसका क्या होगा, रैंक कोयले का क्या है, और एवरेज डिपॉजिट क्या है। दिस इज द मेन चार्ट, यही मेन चार्ट है। इस मेन चार्ट में बहुत चीज है, ये याद कर लेना बहुत। जो कौन कोल फील्ड है उसका एज क्या है, कोयले के किस डेप्थ में मिलता है, उस सीम का नाम क्या है, वहां का कोयले का रैंक क्या है। रैंक पहले बता चुके हैं तुम लोगों को, पहले विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का रैंक बता चुके हैं, एक चार्ट कल भी बताए जनरल क्लास में। उस चार्ट को जरूर पढ़ लीजिए, जो चार्ट मैंने दे भी दिया है और मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज भी दिया हूँ। 19 के जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर देखिए यही चीज भेजे हैं, विटनाइट रिफ्लेक्टेंस चार्ट। उस चार्ट से मिला लीजिए तो देखिएगा एवरेज गैस कंटेंट कितना है, एवरेज गैस कंटेंट कितना है। ठीक है, एक ये भी प्रोसेस है क्वालिफिकेशन का, वही चीज है जो पहला जो बताए वही चीज है, ये पहला जो बताए वही चीज है। ये है जो विटनाइट रिफ्लेक्टेंस कोल रैंक। देखिए बायोजेनिक थर्मोजेनिक गैस में सबसे ज्यादा मिलता है गैस, देख रहे हैं, और बायोजेनिक में बहुत कम मिलता है। बायोजेनिक गैस मीथेन में नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, बायोजेनिक में रहता है, वहां पे क्या करता है मीथेन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यदि और कहीं कहीं केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही डोमिनेंट हो जाता है, कहीं कहीं CH4 ही डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन थर्मोजेनिक जहां होता है, थर्मोजेनिक में देखिए केवल जो है CH4 डोमिनेंट रहता है, केवल मीथेन गैस रहता है। मतलब मेरा ये कहना है सबसे ज्यादा जो कोयला रहता है, गैसेज मिलता है, वो थर्मोजेनिक मिलता है, उसमें CH4 डोमिनेंट रहता है। और उसकी जो सबसे ज्यादा रैंक जो होता है वो देखिए हाई वोलाटाइल, मीडियम वोलाटाइल, लो वोलाटाइल। खास के स्पेशल के बच्चे ध्यान रखना, पूछ सकता है जो सबसे विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का कौन रैंक का कोयला में सब ज्यादा मिलता है, तो मीडियम वोलाटाइल बिटुमिनस कोल। रिमेंबर इट, जनरल के बच्चे भी सीबीएम या जीएसआई वगैरह भी पूछ सकता है, मीडियम वोलाटाइल बिटुमिनस कोल में सबसे ज्यादा सीबीएम रहता है, और जो कि 150 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। ठीक है, थर्मोजेनिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिलता है। मीडियम वोलाटाइल देखिए हाई वोलाटाइल में कम मिलता है, लो वोलाटाइल में कम मिलता है, मीडियम में सबसे ज्यादा मिलता है। मैंने ये चार्ट दे दिया देखने के लिए। नेक्स्ट ठीक है, तो ये मैंने लगभग मैं खत्म करने के लिए सब कुछ कर दिया। जितना मटेरियल है वो भी हम अभी सप्लाई कर दे रहे हैं और आप लोग सीबीएम को बना लेंगे। और आज तक जो पढ़ाई हुआ है जनरल क्लास में भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्या कहते हैं स्पेशल में भी। स्पेशल बच्चे और जनरल के बच्चे ये ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन को बता देता हूं, पहले में जो आया था यूनिट में वो नहीं आएगा। स्पेशल के बच्चे सुन रहे हैं? यस सर। पहले में जो आया था वो नहीं आएगा, पहले के बाद जो पढ़ाई हुआ वही क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ लो कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं बता दिया बहुत कुछ। और जनरल के बच्चे भी जान लें, पहले जो पूछा गया है वो नहीं आएगा। अभी जैसे ओरिजिन है,
क्लासिफिकेशन है, सीबीएम है, इस सब पर क्वेश्चन आने की संभावना है। इस सब पर ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको। जो ग्रेड है, रैंक है, रैंक तो पढ़ा दिया, ग्रेड जनरल बच्चे को नहीं पढ़ाया, लेकिन ग्रेड का मैंने नोट भेज दिया हूं जनरल को, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। ग्रेड और रैंक का नोट मैंने भेज